हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन और कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेआउट के बारे में। उसमें लेआउट में कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से फीचर हमें मिलते हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक न्यू वर्कबुक लेते हैं। ये जो लेआउट अभी देख रहे हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021। तो अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस 360 यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है लेआउट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बाकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी एक्सेल की है वो हमेशा सिमिलर रहती है, सेम रहती है। तो यानी जितने ऑप्शन अभी आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा वो सारे ऑप्शन आपको पुराने वर्जन्स में भी और नए वर्जन्स में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से, जो हमें अपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में मिलता है। ठीक है, इस क्विक एक्सेस टूल बार का जो मेन फंक्शन होता है कि हम कुछ कमांड्स हैं जिनको हम वन सिंगल क्लिक पर कर सकें। जैसे फाइल को सेव करना, Ctrl+Z करना, Ctrl+Y यानी रीडू करना, कोई फाइल ओपन करना, प्रिंट लेआउट या और भी कुछ ऑप्शन हम इसमें हैं जिनको हम यूज़ करके अपने कमांड को क्विकली कर सकते हैं। देन उसके राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बुक 1 लिखा है। क्योंकि अभी तक हमने इस वर्कबुक को सेव नहीं किया है इसलिए इसका नाम अभी बुक 1 है। अभी हम इसे सेव करेंगे, देखेंगे आगे कि इसको सेव कैसे करते हैं। ठीक है, देन आप देख रहे होंगे यहाँ सेंटर में जो टॉप लेआउट है यहाँ पे सर्च का बटन दिया है। सर्च का बटन से हम कुछ चीज़ें एक्सेल में सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपके वर्जन में ये शो ना कर रहा हो, तो इसे अभी हम इग्नोर करते हैं, फ्यूचर वीडियोज़ में इनको हम यूज़ करेंगे। देन जो आप देखेंगे दूसरा जो लेआउट है, ठीक है, ये जो लेआउट है इसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, सो एंड सो बाकी चीज़ें मिलती हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इनको हम टैब्स कहते हैं या मेन्यूज़ कहते हैं। एक्सेल 2003 तक इनको मेन्यूज़ कहा जाता था, देन इसको फिर टैब्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब टैब्स का यूज़ क्या होता है कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के ऑप्शंस हैं उनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग टैब्स में। तो यानी होम फंक्शन में आपको बहुत मेजर यूज़ होने वाले फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फंक्शन मिलेंगे। इंसर्ट में आप कोई शेप ऐड करने के लिए, पिवट टेबल ऐड करने के फंक्शन मिलेंगे। आपको पेज का लेआउट सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा। फॉर्मूला से रिलेटेड सारे जो ऑप्शन है वो फॉर्मूला टैब में मिलेंगे। सो एंड सो बहुत सारे जो हमारे टैब्स हैं उनमें उनसे रिलेटेड फंक्शन हमें मिलते हैं। जिन फंक्शन को आप देख रहे हैं, इस जो लेआउट है इस लेआउट को रिबन कहा जाता है। ठीक है, अब इस रिबन को हम हाइड या फिर शो कर सकते हैं। जैसे अभी करंटली ये विजिबल है, अगर आप देखते हैं मैं किसी भी टैब पे जा रहा हूँ तो ये मुझे शो करता है। अगर मैं किसी भी टैब पे डबल क्लिक करता हूँ देन ये रिबन हाइड हो जाता है। ठीक है, वापस से लाना है, वापस से शो करना है तो होम बटन पे दोबारा डबल क्लिक करें। आप इंसर्ट बटन पे भी किसी भी टैब पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उसे शो और हाइड कर सकते हैं। सेकेंडली आप इसे यहाँ से भी हाइड या शो कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ शो टैब्स का ओनली ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। देन आप किसी भी टैब पे दोबारा क्लिक करके इस ऑप्शन पे वापस से क्लिक करके ऑलवेज शो रिबन कर सकते हैं। कुछ वर्जन्स में Ctrl F1 प्रेस करने के साथ भी इसे हम हाइड अनहाइड कर सकते थे। अभी 2021 में ऐसा नहीं हो रहा है, मे बी शायद ऑप्शन ये हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का जो मेन यूज़ होता है वो जो सेल, हम जो भी करंट सेलेक्टेड सेल है उसका एड्रेस शो करने के लिए। तो यानी कि किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसमें उस सेल का एड्रेस प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट जो उसके राइट साइड में ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा एक आपको बार दिख रहा है, आप देखेंगे ये सबसे बड़ा बार जो पूरी लेंथ को कवर कर रहा है एक्सेल की, ये फॉर्मूला बार है। ठीक है, इस फॉर्मूला बार को भी समझेंगे हम कि इसका यूज़ क्या है, इसको इतना बड़ा क्यों शो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके आप नीचे देखेंगे ये हमारी है वर्कशीट। इसके बाद आपको ये मिलती है वर्कशीट है। ठीक है, अब इस वर्कशीट में आप देखेंगे जो टॉप कॉर्नर पे टॉप में जो दिए हुए हैं अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स को हम कॉलम हेडिंग्स कहते हैं। आप किसी भी कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करके इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम रो हेडर्स कहते हैं। हम किसी भी रो हेडर पे क्लिक करके इंटायर रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे हमारे एक्सेल वर्कबुक में बहुत सारे हमें सेल दिए होते हैं। सेल को जब हम वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं तो उसे कॉलम बोला जाता है, और जब हम उसको हॉरिजेंटली सिलेक्ट करते हैं तो उसे रोज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा
एक्सेल में रेंज, अगर हम देखेंगे मैं जब किसी एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो एक सेल है, पर अगर मैं मोर देन वन सेल को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो हम उसे रेंज कहते हैं। यानी जैसे मैं अभी यहाँ सिलेक्शन शुरू करता हूँ, B1 से मैंने B10 तक सेलेक्ट कर लिया है। मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में चला जाता हूँ तो इस वक्त मैंने B1 से लेकर C10 तक सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई सिलेक्शन शुरू करते हैं तो आपका जो फर्स्ट सेल होता है वहाँ से और जो लास्ट कॉलम होता है उसके सेल तक, लास्ट सेल तक, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसको हम रेंज बोलेंगे B1 से लेकर I20 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि इसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ दिख रहा है शीट 1। हो सकता है आपके एक्सेल में यहाँ पे शीट 2, शीट 3 या शीट 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में क्या सेटिंग हो रखी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में जब हम नई वर्कबुक बनाते हैं तो हमें केवल एक शीट मिलती है। इससे पुराने वर्जन में डिफ़ॉल्ट 3 शीटें हमें मिल करती थी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम मल्टीपल शीट्स को बना सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। जब भी हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एक नई शीट विद द शीट एंड न्यूमेरिक वैल्यू उसमें ऐड होता जाएगा। यानी अगर शीट 8 है देन उसके बाद शीट 9 हो जाएगी, शीट 9 के बाद शीट 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी शीट्स क्या है उसमें ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप देख रहे होंगे जब हम कंटिन्यू शीट्स को ऐड करते चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्यों हमें क्या होता है, शीट ऐड तो हो रही है बट हमें वो विजिबल नहीं है। ठीक है, उसको देखने के लिए हम इस 3 डॉट पे जब क्लिक करते हैं, देखिए आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट सीट विजिबल होना शुरू हो जाती है। साथ में वो जो सीट है वो सेलेक्ट भी हो जाती है। सेम चीज़ अगर मैं देखिए अभी जो हम हैं शीट नंबर 16 पर है, मैं इस 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे मैं प्रीवियस शीट पे सिलेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, मैं शीट 1 पे आ गया। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारी शीट हैं, अगर हमें 1 गो में सारी शीट्स के नाम को देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी जो की है उनमें से किसी पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको सारी शीट्स के नाम आएंगे, उन पे हम क्लिक करके ओके करके उस पर्टिकुलर शीट पे जा सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हम 3 डॉट पे जो कर रहे हैं वर्सेस जो हम इन एरो कीज पे क्लिक कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैं इस 3 डॉट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे मैं शीट 4 से शीट 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शीट 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मैं डायरेक्ट शीट 12 पे आ गया, शीट 13 पे आ गया, शीट 14 पे आ गया। मैं वापस से देखिए मैं इस डॉट पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट शीट 4 पर आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 डॉट है ये आपको लेफ्ट सिलेक्टेड शीट के बाद अगली शीट पे ले जाता है, जबकि आपको जो राइट वाला 3 डॉट है वो लास्ट सिलेक्टेड सीट्स के बाद आपको ले जाता है। जैसे यहाँ पे भी शीट 5 विजिबल है तो ये शीट 4 पे ले गया, यहाँ पे शीट 13 विजिबल है तो शीट 14 पे आपको जंप करा देगा। वर्सेस जो एरो कीज हमें यहाँ पे दिए हुए हैं इनका यूज़ है कि जब हम इन पे क्लिक करते हैं ये किसी सीट को सिलेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर शीट वाले एरिया को स्क्रॉल करता चला जाता है। आप देखेंगे मेरा सिलेक्शन अभी भी शीट 14 है, चाहे मैं कितने बार भी स्क्रॉल करूँ। ठीक है, तो आपको जो ये 3 डॉट है ये क्या करते हैं, जो भी आपका करंट स्क्रीन का लेआउट होगा उससे लास्ट वाली सीट को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे शीट 2 सिलेक्ट है, शीट 1 आ गया और यहाँ पे शीट 10 के बाद शीट 11 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें एक्सेल में 2 स्क्रॉल बार मिलते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। इनका लेआउट का जो मेन यूज़ है कि जैसे मान लीजिए मैं शीट 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ या मैं अभी करंटली इस पर्टिकुलर पोर्शन पे काम कर रहा हूँ और मुझे नीचे की रोज़ को देखना है, तो जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये स्क्रॉल ऊपर की तरफ होने लगा है। ठीक है, मैं वापस से ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके स्क्रॉल अप कर सकता हूँ। ठीक, तो अभी इस शीट में कोई डेटा नहीं है इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्क्रॉल बार पूरी स्क्रीन को कंटेन कर रहा है। सेम उसी तरह अगर मैं डी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्क्रॉल बार पे क्लिक करता हूँ तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाने लगूंगा। ठीक है, और वापस से मैं आ सकता हूँ ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में हमें कुछ 3 ऑप्शन और भी मिले हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में आप देखेंगे अगर मैं इस पर थोड़ी देर के लिए माउस को छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे इस पर क्या आ रहा है, नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो नॉर्मल लेआउट है, बाकी 2 लेआउट पे हम फीचर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसके राइट साइड में आप देखेंगे हमें एक जूम स्लाइडर, जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन मिलता है, साथ में हमें एक
जूम लेवल का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं 200% पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो मेरा जो हमारी वर्कशीट है वो जूम हो जाती है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके कुछ और वैल्यू को डाल के, यानी 400 अगर मैं डाल दूँ तो ये 400% जूम हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी हम जूम कर रहे हैं तो केवल हमारा सेल का जो लेआउट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि हमारा फॉर्मूला बार, ना टैब और ना ही रिबन। तो ये जो जूम स्लाइडर है वो केवल हमारे सेल को जो सेल का व्यू पॉइंट है उसको जूम करता है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि हम वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं। जब भी हम किसी वर्कबुक को सेव करते हैं उसके 2-3 ऑप्शन हैं। कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो हमें क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का बटन है इसे प्रेस करेंगे। अगर फाइल ऑलरेडी सेव नहीं है तो जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेव दिस फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम फाइल में जाकर भी सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब तक आपकी फाइल सेव नहीं है, जितने बार भी आप सेव पे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक सेव एज पर मूव हो जाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इस वाले बटन पे ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं आया। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 का ऑप्शन है, तो आप ये वाला ऑप्शन समझ लीजिए। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करूँगा, सेव एज पे जंप करेगा, फिर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस फाइल का नाम डाल देता हूँ क्लास। ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ। ठीक, अब ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। सो फाइल सेव होने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पे जाकर देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो आप देखेंगे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हमें क्लास की जो वर्कबुक है वो मिल गई है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, देन देखेंगे हमारी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हम एक्सेल में डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो अगर हमें डेटा एंट्री करनी है, डेटा रिकॉर्ड करना है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करें, केवल किसी भी सेल को सिलेक्ट करके टाइप करना शुरू कर सकते हैं कीबोर्ड में। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, नेम, क्लास, एज। ठीक है, आपने देखा कि मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करके और बस उस पर टाइपिंग करना अगर शुरू करूँगा देन वो उसको वहाँ पर टाइप कर देता है, यानी डेटा उसमें रिकॉर्ड सेल में हो जाता है। ठीक है, और इसको सेट कर देते हैं 9, 10, 11 एंड एज कर देते हैं 16, 18 एंड 19। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से मैंने इसमें डेटा रिकॉर्ड कर लिया। अब मान लीजिए हमने जो डेटा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ठीक, तो मान लीजिए हमने डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है और हमें उसे एडिट करना है। तो अगर हम सेल पे जाके दोबारा टाइप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर टाइप करता हूँ, अब मुझे सुनील कुमार लिखना है, मान लीजिए मैं जैसे कुमार लिखता हूँ वो वहाँ कुमार ही लिख देगा, उसमें स्टार्ट टाइपिंग शुरू नहीं करता है। तो हमें एग्जिस्टिंग सेल का डेटा अगर चेंज करना है तो हमें उस पर 2-3 तरीके हैं। या तो मैं डबल क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया है, मैं स्पेस करके यहाँ कुमार लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर ये जो आप फॉर्मूला बार था इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप एग्जिस्टिंग सेल में डेटा को एडिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे देन आप देखेंगे आप सेल के अंदर आ गए और कर्सर आ गया, फिर आप इसको यहाँ से स्टार्ट टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से कि मैंने यहाँ पे सुनील कुमार लिखा है, लेकिन उसका आधा जो कैरेक्टर है वही हमें विजिबल है, पूरा कैरेक्टर विजिबल नहीं हो रहा। इसका रीज़न यही है कि हमारा जो सेल का लेआउट है फिक्स लेआउट है अभी, कि हमारा सेल एक लिमिटेड साइज़ तक है। अगर मैं इस सेल को, यानी इस जो हमारे 2 कैरेक्टर हैं कॉलम के, इनके बीच वाली लाइन को क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक के साथ अगर उसे ड्रैग करना शुरू करता हूँ राइट में, तो आप देखेंगे कि जो कॉलम है उसका जो सेल है उसकी जो विड्थ बढ़ गई है। ठीक है, मैं इसे और बड़ा कर सकता हूँ अगर मुझे और बड़ा नाम लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसके साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक्सेल को अच्छे से सीख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।